अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स को शाम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, धमाकादार किस्म की और बड़े ही दूररस असरात इनके जो हैं वो मुरतब होने जा रहे हैं पाकिस्तान की तारीख़ पर, पाकिस्तान के हाल पर और पाकिस्तान के फ्यूचर के ऊपर भी। तो सबसे पहले खबर होगी जी सुप्रीम कोर्ट से, जहाँ पर एक अहम मुकदमा, इंतहाई अहम मुकदमा आज ज़ेर समाअत था, जिसमें एज़ पर एक्सपेक्टेशंस काजी साहब ने बड़ी कोशिश करके इलेक्शन कमीशन को रिलीफ वहाँ पर भी दे दिया। तो क्या मुकदमे की सूरत हाल रही, उस पर बात करेंगे, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो फॉर्म 47 की धांधली ज़दा हुकूमत है उसको बचाने, फॉर्म 47 को बचाने, फॉर्म 47 को तैयार करने वालों को बचाने के लिए पूरी जो मनसूबाबंदी की गई थी उसको बड़े ही एहसन तरीके से पाया तकमील तक पहुंचाया जा रहा है और आज उसके ऊपर एक और मोहर तस्दीक सब्त हो गई है। क्यों मैं ये कह रही हूँ, आपके सामने तफसीलात रखेंगे। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर बड़ा जोर डाला जा रहा है कि जिस तरह पंजाब हुकूमत इस वक्त PTI मुखालिफ कार्रवाइयों में शद्दोमद के साथ मसरूफ़ है, इसी किस्म की हरकतें क्यों ना KP में PMLN के साथ की जाएं और इसके हवाले से कुछ डिमांड्स उनके सामने रखी गई, क्या वो पूरी करनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। एक और सहाफ़ी PMLN की मौजूदा हुकूमत की फस्तायत की भेंट चढ़ गया है और एक और सहाफ़ी का माशी कत्ल किया गया है। कौन है ये सहाफ़ी और किस तरह से इनके ऊपर दबाव डाला गया और क्यों इनको निशाना बनाया गया, इसके ऊपर बात करते हैं। PTI के एक और रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये सारा मामला जुड़ा हुआ है PTI के तरनौल जलसे से। 6 तारीख को ये जलसा फिक्स किया गया था, यानी परसों। क्या ये जलसा होगा या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी बात करेंगे काजी उल कज़ा की, जो कि भरपूर तरीके से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जब ये बेंच बनाया था तभी सब कह रहे थे कि इस बेंच से यही फ़ैसला मुतवक्के है और तवक्को के ऐन मुताबिक फ़ैसला आ चुका है। मैं बात कर रही हूँ इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जजेस की तैनाती के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया था, सिंगल बेंच ने, और फ़ैसला ये था कि जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो साबिक थे शहजाद खान साहब, उन्होंने जो नाम तजवीज़ किए हैं उन्हीं को फ़ाइनल किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और ये सिंगल रुकनी बेंच का फ़ैसला था, बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन अगर इस फैसले पर एतराज़ कर भी रहा था तो इंट्रा कोर्ट अपील दायर करता। इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में सीधी अपील दायर कर दी, जो फ़ौरन ही समाअत के लिए फ़िक्स भी कर दी गई थी। इब्तिदा में पहले दिन 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और अफ़गान अख्तर नईम साहब का बेंच, और उसके बाद अब इसके ऊपर एक लार्जर बेंच बनाया गया 5 रुकनी। इस लार्जर बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस अफ़गान अख्तर नईम साहब, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तो खुद ज़ाहिर उसको हेड कर रहे थे, और अभी हाल ही में आने वाले चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट साबिक यानी अकील अब्बासी साहब को भी इस बेंच का हिस्सा बनाया गया। तो 5 रुकनी बेंच ने आज ये फैसला करना था। सबको मालूम है कि अफ़गान अख्तर नईम साहब तो बिल्कुल काजी साहब की ही तरफ उनका रुझान होता है, झुकाव होता है, और वो वही बात करते हैं जो काजी साहब करते हैं। तो काफ़ी हद तक सबका ख्याल था कि जमाल खान मंदोखेल और अमीनुद्दीन भी चूँकि काजी साहब से ही ज़्यादातर इत्तेफाक करते हुए नज़र आते हैं, तो अभी अकील अब्बासी साहब तो नए हैं, उनके बारे में कुछ प्रेडिक्ट करना मुश्किल था। तो सबका ख्याल यही था कि अक्सरियत से बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को मनचाहा फ़ैसला मिल जाएगा। मेरा भी आप वीलॉग देखें तो मैंने यही बात आपको उस दिन की थी कि फ़ैसला यही आएगा कि ये जो मौजूदा जजेस काम कर रहे हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, ये बिल्कुल इस सेटअप को सूट नहीं कर रहे, और जो आज़ाद जजेस काम कर रहे हैं उनके पीछे ये हुकूमत लगी पड़ी है, इलेक्शन कमीशन लगा पड़ा है, और कौन लगा पड़ा है वो आपको भी पता है। तो हर सूरत इस हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ इसी सूरत मुमकिन था कि ये जजेस को हटाया जाए। तो इसके ऊपर मुसलसल काम भी चल रहा था और इसलिए इलेक्शन कमीशन ये पिटिशन लेकर सुप्रीम कोर्ट आ गया। और काजी साहब ने आज जब इस केस की समाअत की, तो इस केस की समाअत से पहले मेरा भी ये ख्याल था, बहुत सारे और लोग इसके ऊपर ज़ोर दे रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि PTI काजी फ़ाइज़ ईसा के बेंच पर बैठने पर एतराज़ नहीं करती, क्योंकि काजी साहब सबको मालूम है कि जिस तरह से PTI और इमरान खान साहब के लिए ख़ास मोहब्बत रखते हैं, तो उसके बाद हर फैसला उनके ख़िलाफ़ ही वो देते हैं। और फिर मज़े की बात यह कि हर बेंच में जाके ख़ुद बैठ भी जाते हैं। मतलब अगर सब कुछ नेचुरली हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप उनका केस हो और आप ना उसका हिस्सा हो, लेकिन ये क्या ज़रूरी है कि हर PTI के केस में आपने लाजमी आके बैठना है? तो इस
इस बात के ऊपर बहुत से लोग हिकमत अमली के ऊपर कहते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आप इतराज़ भी कर देंगे तो काजी साहब उस एतराज़ को रद्द कर देंगे, तो इससे उल्टा तलखी बढ़ेगी और ओवरऑल जो बाकी भी बेंच के जजेस होते हैं वो भी इससे बदमज़ा ही होते हैं। तो आम तौर पर एतराज़ करने से कोई बात बनती नहीं है, उल्टा काम ख़राब ही होता है, लिहाजा एतराज़ करना फजूल है। तो ये एक राय पाई जाती थी, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये था कि जब हम कंसिस्टेंटली ये देख रहे हैं कि PMLN की तरफ से या मुखालिफ सिमत से PTI के ख़िलाफ़ जब भी कोई जज साहब ऐसी कोई डायरेक्शन देता है या कोई ऐसा फ़ैसला करता है जिसमें इन्हें अंदेशा हो कि वो PTI के हक़ में जा सकता है, तो वो फ़ौरी तौर पर जज को स्कैंडलाइज़ भी करते हैं। हालांकि वो जज बेशक इंसाफ में मबनी ही फ़ैसला क्यों ना दे रहा हो, लेकिन वो उसको स्कैंडलाइज़ भी करते हैं, उस पर दबाव भी बढ़ाते हैं और लीगली भी उसके ऊपर एतराज़ करते हैं। इसकी एक बहुत ही हमने रिसेंट जो एग्जांपल देखी थी वो इद्दत केस की थी, जो सबसे बुरी एग्जांपल थी बाय द वे, कि सारा केस एक जज ने सुना और एन फैसले के टाइम पर खावर मानिका ने उस पर एतराज़ किया और वो जज साहब भी उसके एतराज़ को कबूल करते हुए उठ के चले गए और फ़ैसला भी नहीं सुनाया। तो ये बदतरीन मिसाल थी कि जिस तरह से इंसाफ का कत्ल हुआ, पूरा मुकदमा सुना और उसके बाद फ़ैसला नहीं सुनाया जज साहब ने महज एतराज़ करने पर। लेकिन इधर काजी साहब पे एतराज़ नहीं किया जा रहा था मुसलसल, तो आज इसके ऊपर भी देखना था कि क्या सूरत हाल बनती है। यहाँ पर बेसिकली सलमान अकरम राजा साहब भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस केस में, और उसके साथ साथ नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं वो भी मुख्तलिफ फॉर्म 45 वाले जो अपने जीत को क्लेम करते हैं मेंबर्स PTI के, उनके बिहाफ पर वो भी उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। बहरहाल आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने काजी साहब के बेंच में बैठने पर एतराज़ किया, तो जिसके ऊपर काजी साहब तो सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा हम नहीं सुनेंगे, उन्होंने कहा नहीं आप मेरी बात तो सुने। तो फिर जब उन्होंने एतराज़ किया तो काजी साहब ने कहा सुन लिया, चलें अब हट जाएँ, और उसके बाद फिर उन्होंने प्रोसीडिंग को आगे चलाने की कोशिश की। सलमान अकरम राजा साहब को आज ख़ास तौर पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जब काजी साहब ने उन्हें बुलाया रोस्ट्रम पर कि आपको भी क्या एतराज़ है, तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने अलबत्ता ठोक बजा कर कहा कि हमें काजी साहब पर बैठने पर एतराज़ है। जब उन्होंने बेंच पर एतराज़ किया तो जमाल खान मंदोखेल साहब ने इस पर कहा कि क्या आपको हमारे बैठने पर एतराज़ है, क्योंकि देखा जाए तो ऐड तो हम हुए हैं, पहले तो 2 रुकनी बेंच था, उस वक्त आपने एतराज़ नहीं किया। तो उस पर फिर उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा, कैटेगोरिकली कहा कि हमें किसी और जज पे एतराज़ नहीं, हमें सिर्फ काजी फायज़ ईसा के बैठने पर एतराज़ है, और सिर्फ मुझे एतराज़ नहीं है बल्कि जो बंदा जेल की सलाखों के पीछे है उसको भी एतराज़ है। इस पर काजी साहब काफ़ी भिन्ना गए और उन्होंने कहा कि जी नहीं, उन्हें अगर एतराज़ होता तो जब वो पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के ज़रिए उस वक्त उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया था। और फिर काजी साहब इसके ऊपर काफ़ी बदमज़ा हुए और उन्होंने गुस्सा किया नियाज़ुल्लाह नियाज़ी के ऊपर कि ये आप लोग स्कैंडलाइज करते रहते हैं अदलिया को, इनफ इज़ इनफ। क्यों ना मैं पाकिस्तान बार काउंसिल से सिफारिश करूं कि आपके लाइसेंस को मुअत्तल किया जाए कि आप लोग अदलिया के ऊपर इस तरह से एतराज़ आयद करके उसको स्कैंडलाइज करते हैं, क्या हम यहाँ पर अपनी बेइज्जती करवाने बैठे हैं वगैरह वगैरह। तो काफ़ी जो थे आज वहाँ पर सख्त रिमार्क्स देखने को मिले इस मौजू के ऊपर कि एतराज़ क्यों किया। तो आज ये भी एक चीज़ हुई कि जो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था जस्टिस गुलजार का, वो भी सामने रखा कि ये 5 रुकनी लार्जर बेंच का फ़ैसला है जिसमें आपको ये डायरेक्शंस हैं कि काजी साहब जो हैं वो कोई केस ना सुने, और फिर भी आप बैठ जाते हैं। लेकिन काजी साहब ने सारा एतराज़ यकसर मुस्तरद कर दिया और गुस्सा भी किया बाकायदा इसके ऊपर। और उसके बाद सलमान अकरम राजा पे इसीलिए तनकीद हो रही है कि उन्होंने उनका साथ क्यों नहीं दिया, अगर वो भी एतराज़ करते तो बाद में और वज़न आता। बहुत से लोग कुछ उसको जोड़ रहे हैं कि जी उनकी कोई दामाद हैं जो कि एक पार्टनर हैं किसी फर्म में, और वो फर्म ज़ाहिर है तभी काम करेगी अगर काजी साहब के साथ मामला दुरुस्त रहें, लॉ फर्म है बेसिकली। तो इस तरह की चीज़ें कुछ कहानी बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये दुरुस्त बात नहीं है। आप ये कह सकते हैं हिकमत अमली के हवाले से कि जी सलमान अकरम राजा साहब क्यों एतराज़ नहीं कर रहे, अगर वो भी एतराज़ करते हैं ये हिकमत अमली सही है या नहीं सही। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब क्यों एतराज़ नहीं कर रहे इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि सलमान अकरम राजा साहब उन लोगों में से हैं जो ये समझते हैं कि जजेस पे एतराज़ करके कोई लीगल फ़ायदा हासिल नहीं किया जा सकता केस में। तो उनका ख़्याल ये है कि आप केस फ़ाइट करें और उसको लड़ें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई जज बदले या ना बदले। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ख़्याल है कि सलमान अकरम राजा साहब जितने नीट एंड क्लीन वकील हैं और जो उनका एक करियर है, बहुत उसूल पसंद शख्स हैं,
उनके ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात लगाना कि वो किसी कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से ऐसे कर रहे हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। जितना मैं उन्हें समझती हूँ, जानती हूँ, जो मैंने उनके बारे में देखा पढ़ा है, मेरे नज़दीक तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उनकी नीयत का कोई इशू होगा या वो कोई पर्सनल फ़ायदे के लिए इस किस्म की कोई चीज़ करेंगे। मेरा ज़ाती ख़्याल है कि वो इसको लीगली या टेक्निकली ये दुरुस्त नहीं समझते होंगे कि एतराज़ करना, इसलिए उन्होंने इस पर एतराज़ नहीं किया होगा। बहरहाल मेरा ख्याल है कि उनका मौक़िफ़ किसी ना किसी टॉक शो में सामने आ ही जाएगा, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो इसको अब आगे लेके, अगर वो कर भी देते एतराज़, तो जो काजी साहब का हाल है, जिस तरह न्याजुल्लाह न्याजी को उन्होंने कहा कि जी मुस्तरद कर दिया, बुरी तरह उन्हें डांट डपट की बाकायदा, तो यही काम वो सलमान अकरम राजा के साथ कर रहे होते, तो फ़र्क तो नहीं ज़्यादा पड़ना था। ज़ाहिर है काजी साहब का तो आपको पता है कि वो जिस तरह से इस वक्त बिहेव करते हैं PTI के वकला को देख के, बल्कि न्याजी साहब के बारे में तो मैं सोच रही थी, उनका तो नाम सुनकर ही उन्हें गुस्सा आ गया होगा सर नेम की वजह से कि इसके नाम के साथ क्या लगा हुआ है। तो बिल्कुल इस किस्म की उनकी इस वक्त हालत ज़ार है। बहरहाल ये सारा जो मामला हुआ, फिर जब मेरिट्स के ऊपर बात शुरू हुई तो इसके ऊपर जो मुख्तलिफ जज साहिबान हैं उनके बड़े अहम रिमार्क सामने आए। जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया, जिस तरह से उन्होंने अपने जजेस को रेकमेंड किया था, तो बिल्कुल दुरुस्त तरीका था, और इलेक्शन कमीशन क्यों एतराज़ कर रहा है? बाकी जगहों पर भी यही तरीका रहा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जो नाम दिए उसको एक्सेप्ट किया गया, पेशावर हाई कोर्ट के भी नाम को एक्सेप्ट किया गया, तो क्या वजह पंजाब में क्या मसला पड़ गया है कि जो पंजाब के ऊपर तकलीफ है इलेक्शन कमीशन को? उन्होंने कहा, जो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा, और मैं भी अगर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जगह होता तो मैं ऐसा ही फैसला करता। इसी तरह से जमाल खान मंदोखेल साहब की तरफ से भी इतराज़ किया गया कि ये किस किस्म की बात है, इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को इतना पर्सनलाइज क्यों कर रहा है? और काजी साहब हमेशा की तरह रेस्क्यू के लिए आए। उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि आप लोग इसके ऊपर इतना लीगल बैटल में पड़ गए हैं, मुशावरत से कर लें। अब तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बदल गए हैं, यानी अब नई चीफ जस्टिस साहिबा आ गई हैं, तो इलेक्शन कमीशन उनसे मुशावरत करके मामला हल कर ले, कंसेंसस के साथ जो है वो लगा लिए जाएं जज। तो ज़्यादा जो उनकी आज कह लें कि कोशिश थी काजी साहब की, वो इस बात पर थी कि जी इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा जो हैं उनके साथ मुशावरत करके लगा ले, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वहाँ पे मामला शायद उन्हें अंदाज़ा है कि वो उनको कंफर्ट लेवल पे ही बात को हैंडल कर लेंगी, इसीलिए काजी साहब उनकी तरफ रेफ़र कर रहे हैं बार बार। बहरहाल अब उन्होंने जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको फ़ैसले को मुअत्तल कर दिया है, जिसकी वजह से जितने इलेक्शन ट्रिब्यूनल काम कर रहे थे अब वो सब ज़ाहिर है गैर फ़ाल हो गए हैं। बहुत से लोग कल परसों से ये शोर मचा रहे थे कि मरीम नवाज़ के हल्के में ये होने वाला है, फलाह के हल्के में, और मैं उस वक्त से आपको ये बात कह रही थी कि ये सब तभी होगा जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल बाकी रहेंगे, लेकिन यहाँ पर तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ही बाकी नहीं रहेंगे, तो फिर क्या कोई जज आगे बढ़ेगा? अब बज़ाहिर यही लग रहा है कि रिटायर्ड जजेस को लगा दिया जाएगा, उसके बाद 2.5-3 साल तक कोई किसी मुकदमे का इलेक्शन ट्रिब्यूनल से फ़ैसला नहीं आएगा, और उसके बाद कभी फ़ैसला अगर आ भी जाए किसी में तो वो फिर चैलेंज होता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो इसी तरह से 5 साल गुजार दिए जाते हैं। तो आज तक हमने कभी नहीं देखा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल से कोई फ़ैसला हतमी तौर पर आया हो और कोई सीट बदल गई हो या कुछ इस तरह की चीज़ हो। तो ये बेसिकली एक पूरी सोची समझी स्कीम है जिसके तहत पूरा जो इलेक्शन रिग किया गया बदतरीन तरीके से, अवाम के साथ उनके मैंडेट के साथ जो डाकाजनी की गई है उसको कवर करने के लिए एक पूरा बंदोबस्त किया गया है, और ये एक इंतहाई शर्मनाक बात है। यह आज पाकिस्तान की तारीख़ का शर्मनाक तरीन दिन है कि आप बजाय इसके कि चीज़ों को खोलें, डिग आउट करें, और वो जजेस क्या गलत कर रहे हैं, उन पर एतराज़ क्या है। जो मौजूदा इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जजेस हैं वो किस बात के ऊपर कंट्रोवर्शियल बनाए जा रहे हैं? सिर्फ ये कि वो थोड़ा ये चाहते हैं कि जो वक्त दिया गया इलेक्शन एक्ट में, वो कोई अपनी ख्वाहिश में नहीं, इलेक्शन एक्ट में तहरीर है कि आपने जल्दी फैसले करने हैं, वो उसके मुताबिक काम कर रहे हैं, और इस वजह से कि जी ये बंदा क्यों उसके मुताबिक काम कर रहा है, जल्दी फैसले क्यों कर रहा है, बल्कि मुकर्ररा वक्त पर फैसले क्यों कर रहा है, लिहाजा उसको कंट्रोवर्शियल कर दो, लिहाजा उसको बदल दो। तो ये एतराज़ है बेसिकली उन जजेस के ऊपर। तो ये तकलीफ़ है हमारे मुल्क की कि हम ना सिर्फ ये कि करप्शन करते हैं, हम ना सिर्फ ये कि गलत काम करते हैं, बल्कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मज़ीद गलत काम करते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये आज हमें नज़र आया। तो बहैसियत पाकिस्तानी मेरा तो बहुत दिल भी टूटा और बड़ा मुझे गिल्ट फील हुआ, और मैं वाक़तन आज जिसको कहते हैं ना आप डिसअपॉइंट इस हद तक होते हैं कि आप सोचते हैं कि इस मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है, तो बिल्कुल आज मुझे इसी तरह की फ़ीलिंग आ रही थी। आती वैसे थोड़ी देर के लिए, जल्दी हम रिकवर कर जाते हैं, लेकिन ऑनेस्टली बहुत तकलीफ़ दे ये बात थी कि अगर आपके जो मुल्क की सबसे बड़ी इंसाफ की कुर्सी है वहाँ पर आप इस किस्म की सूरत हाल देखें कि जो कोई शख्स इंसाफ का कत्ल करने पर तुला बैठा हो, तो फिर उसके बाद आप किससे उम्मीद रखेंगे, किसके पास जाएंगे?
उसके आगे फिर क्या रह जाता है आपके पास बाकी। तो बस ये आज की सूरत हाल थी। बहरहाल जी, इलेक्शन कमीशन को मनमाना फैसला मिल गया है। वो चाहते थे मुअत्तल हो जाएं, वो हो गए हैं। नून लीग को मुबारक, 47 के तमाम MNAs को मुबारक, और तमाम जो आप पाकिस्तानी हैं आपको भी मुबारक, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि आप लोग अपने हकूक़ के लिए बाहर नहीं निकल सकते, जब आप देखते हैं कि आपके साथ डाका जनी होती है, जब आप देखते हैं कि आपको किस तरह से रौंदा जाता है आपके हुकूक को, लेकिन आप चुप करके हर चीज़ बर्दाश्त करते हैं, तो फिर यही आपकी किस्मत है। फिर आप बर्दाश्त करते चले जाएं। अभी आगे आगे देखिए आपके साथ होता क्या है। आगे जनाब जी, कुछ बातें एक दो और मैं कर दूं जल्दी से। 6 तारीख को PTI ने जलसे का ऐलान कर रखा था तरनौल में। पूरा उसके लिए एक हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग चली, DC से मुलाकातें, सब कुछ ज़ुबानी कलामी दे दिया NOC, लेकिन लिख के नहीं दिया। फिर अब एन एक दिन पहले लिख के भी दे दिया। बाबर सत्तार साहब इस केस की पिटिशन की हियरिंग कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी इस पे जोर दिया कि भाई क्या मसला मसाइल हैं, करें इसको। फिर इस पे आज PTI वाले कुछ हमें नज़र आए कि मुतमईन नहीं थे। उन्होंने कहा कि देखें, एक दिन पहले हमें कहा भाई एक दिन में हम कैसे इंतज़ामात करें। तो बाबर सत्तार ने कहा कि भाई आपको तो एक बड़ी पार्टी है, कोई मसला भी नहीं है, आप लोग तो कहते हैं हम 2 घंटे में जलसा कर सकते हैं, तो अभी तो एक दिन पड़ा है, तो कर लें आप इंतज़ामात। अब DC के आपको बंदे भी ला के दे, तो उन्होंने उनका भी थोड़ा सा किया। लेकिन ये सब करने के बाद DC के ऑफिस में मौजूद थे आमिर मुग़ल साहब, जो कि PTI के आपको पता है इस्लामाबाद के सदर हैं, और उनको अचानक से पुलिस ने वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। अब ये फिर वही एक चीज़ है कि बेसिकली जलसे के इंतज़ामात ज़ाहिर है जो वहाँ का मौजूदा रेलिवेंट बंदा है इस्लामाबाद का वही करेगा, उसने ज़्यादा चीज़ें सारी अरेंजमेंट्स करनी है, और मेन उसी बंदे को उठा के ले गए। तो ये है इनकी घटियापन और नीच हरकतों की एक और वारदात कि ये लोग किस हद तक जाते हैं। अगर उधर से डंडे के ऊपर देनी पड़ी इजाज़त, तो उधर से अरेंजमेंट करने वाले बंदे को उठा लिया। ये है इन लोगों की जमहूरियत, जिसके ऊपर ये पैसे दे दे के करोड़ों रुपए और लोगों से झूठी वीडियोस भी बनवाते हैं तारीफ़ों की। और तीसरी तरफ इनकी जमहूरियत की मिसाल है कि सहाफ़ियों को ये कैसे दबाते हैं। मोहसिन बिलाल एक यंग रिपोर्टर हैं, पब्लिक न्यूज़ में काम कर रहे थे, और 2-3 दिन पहले का वाक़या है, आपने देखा होगा बजट की जो स्पीच चल रही, उसके बाद मरीम नवाज़ उसी सेशन में खिताब कर रही थी, तो पीछे एक वाक़या पेश आया कि उज़्मा कारदार साहिबा पीछे बैठी हुई थी, और वो चाहती थी कि मरीम के पीछे उनकी वीडियो बनती रहे और वो साबित करें कि वो कितनी वफ़ादार है मरीम की, और उनकी तकरीर के दौरान कितना जोश व जज्बा था उनमें। एन उस टाइम पे हिना भट्ट साहिबा जो है वो तशरीफ़ ले आई, तो उन्होंने इंसिस्ट किया उन्हें कि आप यहाँ से उड़ जाएं, और जो भी उनके दरमियान बहस व तकरार हुई, चूँकि वो सुनाई नहीं दे रही थी लेकिन दिखाई दे रही थी, फिर उन्होंने उन्हें उठा दिया कामयाबी से, और वो ख़ुद उनकी जगह पे विराजमान हो गई। अब ये सारी जो इन दोनों ख़वातीन के दरमियान नोक झोंक हुई, उसके ऊपर मोहसिन बिलाल जो हैं उन्होंने असम्बली के बाहर हिना से बात करने की कोशिश की कि जनाब आप क्या उनसे, आपने क्यों उठाया उन्हें, क्या बातचीत हो रही थी। तो इसके ऊपर उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। मोहसिन बिलाल ने 1-2 दफ़ा जब इंसिस्ट किया तो उन्होंने फिर भी जवाब नहीं दिया, और उन्होंने थोड़ा सा डांट भी दिया कि आप मुझे हरास कर रहे हैं, ये वो। हालांकि एक नॉर्मल सवाल था, कोई ऐसी बात नहीं थी। और उसके बाद आज ये खबर आती है कि मोहसिन बिलाल साहब को पब्लिक न्यूज़ से फारिग करवा दिया गया, और वजह बड़ी साफ़ है कि जी पंजाब हुकूमत के दबाव पर उन्हें निकलवाया गया। उन्होंने खुद उस्मा बुखारी की तस्वीर लगाकर सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया। तो देखिए, सहाफ़ियों के लिए तो हक सच का साथ देना, सवाल उठाना, उसके ऊपर उन्हें कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, दे रहे हैं, सारे दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये उनके लिए तो एक रूटीन की बात है, लेकिन आपके लिए फिर ये एक शर्मनाक बात है। जो इतने आपने तमग़े अपनी दामन पे सजाए हुए हैं ना, ये उन्हीं में एक काला तमग़ा और आपने सजा लिया कि आप किसी सहाफ़ी का माशी कत्ल कर लें, आपसे एक सवाल बर्दाश्त नहीं होता। ये आपकी जमहूरियत है, ये जमहूरियत नहीं है, ये फस्तायत है, और ये साबित करती है कि PMLN कितनी बड़ी फाशिस्ट जमात है जो एक सवाल तक बर्दाश्त नहीं करती। उस दिन भी आपने देखा उस्मा बुखारी साहिबा मेरे एक सवाल के ऊपर कैसे सीख पा हो गई थी। ये इन लोगों की हालत है, जवाब इनसे बन नहीं पाता, और उसके बाद जो सवाल करने वाले हैं उनके ऊपर ये पिल पड़ते हैं, और ये एक बदतरीन मिसाल है कि आप किसी का माशी कत्ल कर दें। तो बहरहाल मोहसिन बिलाल साहब के साथ हमारी नेक तमन्नाएं, अल्लाह ताला उनके लिए अच्छे असबाब पैदा करे रिस्क के, लेकिन ये इस हुकूमत के कारनामे जो है वो आपके सामने हम बयान करते चले जा रहे हैं। और अब PTI जो है इन तमाम चीज़ों से तंग आकर मशवरे दे रही है अली अमीन गंडापुर साहब को कि आप भी KP में इसी किस्म की फस्तायत ज़रा करें PMLN के ऊपर, ताकि इन्हें भी ज़रा होश आए कि जो कुछ ये हमारे लीडर्स के साथ पंजाब में करें उनके साथ क्यों नहीं हो सकता। इनके भी आप लोगों के मुअत्तल करें ना दाखिले, ना इन्हें आने दें असम्बलियों के अंदर। इन्होंने PTI पे पाबंदी की जो करारदाद है या जो भी एक उसकी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, तो आप भी फिर PMLN को दहशतगर्द जो है जमात साबित करके इनके ऊपर भी आप पाबंदी की आगे कार्रवाई शुरू करें।
अगर उन्होंने कहा है कि इमरान खान गद्दार है तो आप मरीम नवाज़ के ऊपर केस करवा दें और उन्हें कहें कि ये गद्दार है, इनके माजी में स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं। तो ये एक टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी बनाई जाए ताकि इनको भी समझ लगे कि जो ये करेंगे वहाँ पे इनको भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक सेन वॉइस आती है, वो कहते हैं कि जी अगर हमने भी वही कुछ करना है जो PMLN करी तो फिर हम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी जो जिद्दोजहद है वो उसूलों के दरमियान में रह के लड़नी चाहिए। जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आप अगर उनके घटियापन के हद तक नीचे गिर जाएंगे तो फिर आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो बेहतर ये है कि जो आप अपने उसूल मुतय्यन करते हैं आप उन्हीं के अंदर रहते हुए इस जिद्दोजहद और इस करप्ट सिस्टम के ख़िलाफ़ फ़ाइट करें। लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब दूसरा फरीक कोई आइन और क़ानून नहीं मानता, कोई अखलाकियात नहीं मानता, तो फिर जंग कैसे लड़ी जा सकती है। जंग के लिए पैमाने तो एक ही जैसे होंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि मुकाबला भी रहे लेकिन पैमाने बदलते रहें। तो जो वो कर रहे हैं फिर आप भी उनके साथ करें ताकि उनको भी समझ लगे कि अगर हम इधर कुछ करेंगे तो हमारे लिए भी ये मुश्किलात होंगी। लेकिन बहरहाल ये एक प्रेशर ज़रूर है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत ऐसा कुछ करने जा नहीं रही और ना ही वो मेरा ख्याल ऐसा कुछ करेंगे। शायद करना भी नहीं चाहिए। ये कोई मुनासिब बात नहीं है कि जिसके ख़िलाफ़ आप बात कर रहे हैं, जिस जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ अगर आप भी उसी लेवल पर आ जाएं तो फिर अगेन वही बात है, आपकी अपनी जो सारी स्ट्रगल है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो बहरहाल उम्मीद तो यही है कि ये नहीं ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन वाक़तन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मरीम नवाज़ की शख्सियत को देखते हुए कि ये इस किस्म की गवर्नमेंट चलाएंगी, बिल्कुल ऐन उसके मुताबिक ही वो हरकतें कर रही हैं। और ये अफसोसनाक है कि पहली दफ़ा अगर उन्हें ओहदा मिल ही गया है, चलें धांधली के ज़रिए ही सही, झूठ के ज़रिए ही सही, लेकिन अगर मिल ही गया था तो बजाय इसके कोई अच्छी रिवायात वो कायम करती, उन्होंने इस सारे मामले को किस तरीके से अपने लिए सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव बातें यानी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए इस मामले को रख लिया। तो ये अफसोसनाक हमारा है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।